देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर जिस नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके पूरा चुनाव लड़ा गया था दोस्तों, वो नेता आखिरकार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताएंगे कौन से पार्टी के बड़े नेता थे दोस्तों और कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर महिला आरक्षण को लेकर बुलाए जा रहे 3 दिनों के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई दोस्तों। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। और राहुल गांधी करने जा रहे हैं एक बड़ा कार्यक्रम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बोल दिया कि अब टिकट नहीं चाहिए कांग्रेस से, अगर कांग्रेस कहेगी तो घर में बैठ जाएंगे। बताएंगे कैसे बागियों पर हो रहे एक्शन के बाद अब कांग्रेस के नेताओं के बयान में बदलाव देखने को मिल रहा है और सिलसिलेवार तरीके से चलेंगे, एक एक करके सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर आम जनता और कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में एक पॉजिटिव रवैया देखने को मिल रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मात्र 8 महीने के अंदर गोवा के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि गोवा के पोंडा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को मुंबई हाईकोर्ट में रद्द करवा दिया गया था दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को यह सीट हारती हुई नजर आ रही थी और जिस तरीके से गोवा में कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक कर रही है और जिस तरीके से नेताओं को साथ में लाकर एक नए समीकरण के साथ मैदान में कूद रही है दोस्तों। और खासकर भाजपा सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, सत्ता विरोधी लहर बनी हुई है, पूरी तरीके से गोवा में बीजेपी के हार की संभावना है। यही बड़ा कारण है कि अब गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में गोवा फॉरवर्ड पार्टी आ चुकी है, जिससे पार्टी काफी मजबूत है दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी का एकमात्र चेहरा अमित पालकर को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। अमित पालकर के नाम पर पिछली बार गोवा के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। आम आदमी पार्टी ने अमित पालकर को आगे करके जनता से वोट की अपील की थी और कहा था कि इनको वोट दीजिए क्योंकि यही गोवा को बदल सकते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के गोवा डेस्क के प्रभारी मणिक राव ठाकरे और प्रदेश के अध्यक्ष अमित पाटकर के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यूरी आलेमाओ समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे दोस्तों। सबने मिलकर यानी पूरी की पूरी गोवा इकाई ने मिलकर अमित पालकर का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं ने इसे पार्टी के लिए मजबूती देने वाला कदम बताते हुए कहा कि गोवा के अंदर संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। कांग्रेस में शामिल होने वाले अमित पालकर ने कहा कि वो राज्य के अंदर आम जनता के जनहित में और विकास पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो जनता की आवाज को और बुलंद करेंगे। इस दौरान मणिक राव ठाकरे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उन विधायकों को कभी माफ नहीं करेगी जो पार्टी के टिकट पर जीतकर दूसरी पार्टी में चले गए थे। और इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालकर को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है और अमित पालकर पार्टी में शामिल हो गए तो इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि और ज्यादा अच्छी हुई है। खासकर अमित पालकर को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो माहौल बनाया था कि वो एक स्वच्छ छवि के नेता है, यानी साफ सुथरी छवि है और गोवा का विकास करेंगे, गोवा के लिए उन्होंने बहुत काम किए हुए भी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे दोस्तों और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। और गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी को पिछली बार क्योंकि 6% वोट मिल गया था और वो अमित पालकर की मेहनत के कारण मिला था, तो अब अमित पालकर वो 6% वोट कांग्रेस पार्टी की ओर लाने के लिए भी कोशिशें करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहती है, इसके लिए पार्टी ने हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई दोस्तों। सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली गई। फिर हुआ ये कि इस बैठक में राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे कर्नाटका के मुख्यमंत्री हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, सबके सब मौजूद रहे दोस्तों। और वरिष्ठ नेताओं की पूरी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने जिस बात का जिक्र किया दोस्तों वो ये कि आज तक मोदी सरकार से कोई औपचारिक जानकारी हमें मिलती ही नहीं है। संविधान में क्या क्या संशोधन बीजेपी के लोगों ने किए और क्या करेंगे इस बारे में तो कुछ बताते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर ये लोग एक बैठक बुला रहे हैं, बीच चुनाव में ये बैठक बुला रहे हैं। सितंबर 2023 के अंदर महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन पेश किया जाता है, जिसमें सर्वसहमति से यानी सब लोगों ने समर्थन करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 334A को बदलने में मदद की। और 334A कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही बताया गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। 334A का संविधान संशोधन सिर्फ 30 महीने पहले पास किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनाव के बीच में ये संविधान
संशोधन के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में दिए गए भाषण में कहा था कि महिला आरक्षण के लिए जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं है, परिसीमन कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत लागू करिए, अभी से लागू कर दीजिए। लेकिन बीजेपी के लोग कहने लगे कि 2029 से लागू करेंगे और इस तरीके की बातें चलने लगी। दोस्तों ऐसे में महिला आरक्षण को तो कांग्रेस पार्टी तुरंत लागू करने के लिए बोल रही थी, लेकिन बीजेपी वाले ही कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि अचानक से अब इस टाइम में इन राज्यों के अंदर वोट डाले जाएंगे, उसी टाइम में संसद का सत्र बुलाया जा रहा है और महिला आरक्षण पर चर्चा कराई जाएगी। यानी सबको पता है कि तमिलनाडु और खासकर बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के प्रति बीजेपी के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी महिलाओं के अपमान करने को लेकर बुरी तरीके से फंसी हुई है दोस्तों। और महिला आरक्षण पर चर्चा कराकर बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना की मांग करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहा करते थे। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दबाव में यू टर्न लिया और 2026 में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, लेकिन कब कराएंगे इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है, क्योंकि सबको पता है कि जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हैं। जो अपडेट है वो ये की 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है दोस्तों, और ऐसे में जन्म उत्सव मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कई राज्यों के अंदर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। लेकिन राहुल गांधी 12 तारीख को यानी कल रविवार को रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नाम का मैराथन कराने जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोगों को खासकर युवाओं को बुलाया जा रहा है और राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के लगभग 200 प्लस नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। गुजरात के अरावली जिले के वायड़ तालुका से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नीतियों से प्रभावित होकर देसाईपुरा के अंदर कापा ग्राम पंचायत के सरपंच केसाजी ठाकुर के साथ साथ 200 से अधिक सक्रिय नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये पार्टी के लिए एक जबरदस्त तरीके का फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने बागियों को लेकर जो फैसला लेना शुरू कर दिया, उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने बयान में बदलाव करना शुरू कर दिया है। ये जो अपडेट आ रही है दोस्तों, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ी हुई है, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा था कि उत्तराखंड के अंदर अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया, तो इससे हरीश रावत काफी नाराज है। लेकिन दोस्तों अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी में कोई भी अंदरूनी कलेश नहीं है, कोई भी अंदरूनी विवाद नहीं है। और कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अब मुझे पार्टी टिकट दे या ना दे, कांग्रेस अगर बोलेगी कि आप घर में बैठ जाइए तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टी मुझसे कुछ चाहेगी तो मैं पार्टी की मदद करूंगा, अगर पार्टी मना करेगी तो मैं अपने घर जाकर बैठ जाऊंगा। यानी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने अच्छा मैसेज भेजा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और बीजेपी के लोगों के साथ इनकी करीबियों के चर्चे चलते रहते हैं, लेकिन वो केवल चर्चे ही है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। हरीश रावत से आगे कांग्रेस पार्टी देखने लगी है और हरीश रावत इस बात को जानते हैं और अब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली आ गए हैं दोस्तों। 15 तारीख तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में शपथ ले लेगा और ऐसे में बिहार में राहुल गांधी एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को पटना के अंदर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं दोस्तों। पान सम्मेलन आयोजन करने जा रहे हैं। ये पान महासम्मेलन पिछली बार भी आयोजन किया गया था, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के ताती तत्वा समुदाय के लोगों के लिए यानी पान समाज के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात भी की थी पिछली बार और विधानसभा चुनाव से पहले उनको गठबंधन में शामिल भी करवाया गया था दोस्तों। एक बार फिर से वो एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं 12 अप्रैल को, यानी रविवार को कल बड़ा आयोजन होगा दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी पटना में मौजूद रहेंगे और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता के द्वारा आयोजित पान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। कुल मिलाकर बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। यानी छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन और खासकर राहुल गांधी इस मामले से जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहती है, खासकर बिहार में लेकर चलना चाहती है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग का जो समीकरण है वो बिहार में किसी भी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। और क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार अब सत्ता से बाहर जा रहे हैं और केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के वापस जाते ही जनता दल यूनाइटेड से अति पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के लोग नीतीश कुमार को जमकर वोट किया करते थे और अब नया विकल्प ढूंढेंगे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभर रही है और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच में गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
तमिलनाडु के अंदर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सैयद हजीना पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पोस्ट से हटा दिया है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के चलते की गई है। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लेने में देरी नहीं की और अनुशासनहीनता पर बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। एंटी पार्टी गतिविधि को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में चुनाव से ठीक पहले सियासी गलियारों में हिला देने वाली खबर यह है दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने अचानक से बड़ी कार्रवाई की है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गुवाहाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाले प्रत्याशी पर पार्टी ने आखिरकार एफआईआर दर्ज करवा दी है। दोस्तों ये अपडेट है असम विधानसभा क्षेत्र के उदलगुरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर सुरेन डायमरी को मैदान में उतारा था और भांगागढ़ पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि एक दिन पहले इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव लड़ रहे थे और वोटिंग से पहले एक दिन पहले पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस पार्टी ने इनको 30 लाख रुपए दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने पार्टी को धोखा दिया और इस धोखे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख रुपए का धोखा करने का आरोप लगाते हुए इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दोस्तों शिकायत के अनुसार डायमारी में 19 जनवरी 2026 को असम विधानसभा चुनाव में उदलगुरी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का आवेदन इन्होंने दिया था। जांच के बाद इनका आवेदन स्वीकार किया गया और औपचारिक तौर पर इनको पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन 30 लाख रुपए का इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया और चुनाव भी सही से लड़े नहीं। 30 लाख रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया और बाद में पार्टी की उम्मीदवारी छोड़कर भाग गए। दोस्तों ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उम्मीद है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस की सरकार अगर असम में बनती है तो ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन और जोरदार तरीके का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ तेलंगाना के हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। दोस्तों जस्टिस के सुजाना की बेंच ने पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वो सही फोरम के सामने जमानत के लिए आवेदन दाखिल करे। खेड़ा के वकील ने अधिक समय की मांग की। दोस्तों जस्टिस सुजाना ने कहा कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जस्टिस सुजाना ने कहा कि उन्होंने 3 दिन में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई हुई और आदेश भी दिया गया है। उन्हें 1 हफ्ते के भीतर उचित फोरम में जाकर याचिका दाखिल करने के लिए बोला गया है। दोस्तों क्योंकि ये मामला दिल्ली में दर्ज है तो याचिका तेलंगाना में क्यों दाखिल की गई है, लेकिन फिर भी कोर्ट की ओर से 1 हफ्ते की राहत दी गई है। अब इस मामले को दिल्ली में चलाया जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े हुए कई तरीके के दावे करने के बाद पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला पुलिस थाने पहुंच गया था दिल्ली में। दोस्तों इसके बाद छापेमारी करते हुए सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले पवन खेड़ा के घर पहुंच गए थे। आप लोग इस पर क्या राय रखना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ पवन खेड़ा के साथ साथ असम के अंदर एक और बवाल देखने को मिला। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पुलिस है दोस्तों वो पूरी तरीके से विपक्ष पर एक्शन लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, यहाँ तक कि परेशान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी के यहाँ जमकर छापेमारी की गई है। दोस्तों ये अपडेट असम जातीय परिषद से जुड़ी हुई है, जहाँ पर लुरिन ज्योति गोगोई जो इसके अध्यक्ष है उनके डिब्रूगढ़ के घर पर छापा मारा गया है पुलिस के द्वारा। दोस्तों और 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये छापेमारी की गई है। सवाल ये उठता है कि चुनाव खत्म होने के बाद जो छापेमारी चल रही है क्या ये छापेमारी डराने के उद्देश्य से नहीं की जा रही? बिल्कुल की जा रही है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि अचानक से ये छापेमारी वगैरह शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है एजेपी पार्टी उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों हालांकि पुलिस की गाड़ी के सामने कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली और जमकर नारेबाजी की गई। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए अगर आप भी मानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को अब उम्मीद नहीं है कि बहुमत मिलेगा, इसीलिए हर छोटी बड़ी पार्टियों के यहाँ छापेमारी करवाकर उनके नेताओं को तोड़ने की पहले से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर पार्टी ने बदला लेने का फैसला लिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर कोने में पुतला फूंकर विरोध जताएंगे, लेकिन वाराणसी के अंदर जब पुतला फूंकने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों पुलिस ने नजरबंद कर दिया कई वरिष्ठ नेताओं को और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का निर्देश ये था कि वाराणसी के महानगर और जिला कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा का पुतला फूंका जाएगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और इसीलिए सबक सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस के लोग, खासकर दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोग, पुलिस के लोग छोटे से विरोध प्रदर्शन को बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी अगर कोई पुतला फूंक रहा है तो पुलिस वालों के लिए इससे बड़ा कुछ प्रदर्शन हो ही नहीं सकता और तुरंत घर पहुंच जाते हैं। हाउस अरेस्ट करने के लिए कार्यालय में जो नेता बैठे हुए हैं उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई पुतला ना फूके, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो पुतला तो फूकेंगे ही और राज्य के अलग अलग कोनों के अंदर ऐसा किया गया, लेकिन वाराणसी में नहीं करने दिया गया। फिर भी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने आने वाले दिनों के अंदर के लिए तैयारी कर रखी है। दोस्तों ऐसे में कोलकाता को लेकर एक जो अपडेट आती है वो ये कि हिंदू समुदाय के लोगों के ज्यादा वोट काटे गए हैं। अब इस बात पर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि मामला एकदम उल्टा है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि कुछ महीनों पहले बंगाल के अंदर एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाता है, यानी बंगाल के अंदर जो मतदाता अब लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जिन्होंने अपना एड्रेस बदलवा लिया, किसी और राज्य के अंदर चले गए हैं, या फिर ऐसे मतदाता जिनकी मौत हो गई है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। दोस्तों यानी जो पहला ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें 58 लाख लोगों के नाम काटे गए और इसमें ज्यादातर वे लोग थे जिनकी मौत हो चुकी है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में होने का कोई लॉजिक भी नहीं है। दोस्तों जब नॉर्मल तरीके से उन लोगों के नाम काटे गए तो इसमें 75% हिंदू आबादी और 23% मुस्लिम आबादी थी। लगभग जो आबादी का रेशियो बंगाल के अंदर है भी उस तरीके के ही आंकड़े थे, कुछ खास इसमें अंतर था नहीं। इन्हीं आंकड़ों को दिखाकर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि हिंदू समाज के लोगों के भी नाम काटे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसआईआर में केवल मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों इसके बाद लगभग 5 लाख उन लोगों के नाम काटे गए, लगभग 5.5 लाख जो एसआईआर को लेकर सुनवाई में शामिल नहीं हुए और फॉर्म 7 भी जमा करवाने के लिए नहीं आए। इनमें 96% हिंदू आबादी थी और 4% मुस्लिम आबादी थी। दोस्तों लेकिन असली खेल जो होता है इसके बाद होता है, यानी 58 लाख लोगों के पहले नाम काटे गए, फिर 5.5 लाख लोगों के नाम काटे गए, तो लगभग 63 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे गए। दोस्तों जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू आबादी थी, कह सकते हैं 75% हिंदू आबादी के नाम काटे गए और 23% मुस्लिम आबादी के नाम काटे गए। दोस्तों लेकिन इसके बाद जो 27 लाख का आंकड़ा और आया अलग से, यानी 27 लाख लोगों को एक नई लिस्ट में डाल दिया गया, एजुकेशन की लिस्ट में डाल दिया गया। दोस्तों यानी विचाराधीन वाली लिस्ट में डाल दिया गया कि उनके नाम को अभी लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद जोड़ा जाएगा। और ये जो 27 लाख लोगों को विचाराधीन रखा गया है दोस्तों, उसमें 65% मुस्लिम आबादी और 30% हिंदू आबादी है, यानी जनसंख्या की एकदम उल्टा है। और सोचिए जो 27 लाख वोट ये अलग से काटे गए हैं दोस्तों, इसमें 65% मुस्लिम आबादी है, यानी तकरीबन 27 लाख में से 17 लाख तो मुस्लिम आबादी के वोट काटे गए हैं। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के वोट काटे गए हैं और सारा सवाल इसी बात को लेकर उठाया जा रहा है। लेकिन पूरे ओवरऑल आंकड़े को दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू के ज्यादा वोट कटे हैं, मुस्लिम के कम वोट कटे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेश मिश्रा से जब एक महिला ने यह सवाल पूछ लिया कि हमारे गांव के अंदर ना तो रोड है, ना लाइट है, ना शुद्ध पानी पीने वाला है, तो इसके बाद बीजेपी का सांसद भड़क जाता है दोस्तों और कहता है कि चुप रहो तुम और सभ्यता सीखो, यानी बोलने की सभ्यता सीखो, बोलना सीखो। यानी महिला को फटकार लगा रहे हैं दोस्तों, जबकि उनको जवाब देना चाहिए कि उनके गाँव के अंदर रोड क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं है, शुद्ध पानी पीने वाला क्यों नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के, भाजपा के सांसद राजेश मिश्रा के अहंकार को दिखाता है दोस्तों, और बीजेपी के सांसद को आम जनता की सवाल इतना ज्यादा चुभ रहा है कि वो सभ्यता में रहने की बातें और सभ्यता सीखने की बातें कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेता और सांसद को अगर सभ्यता होती तो वो अपने जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करते और क्षेत्र के अंदर सड़क, बिजली जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध करवाते दोस्तों, लेकिन महिला को उल्टा फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता के इस बयान पर आपकी क्या राय है, लेकर जरूर बताएगा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की महिला विरोधी सोच सबके सामने आ गई है, बीजेपी आरएसएस महिलाओं को आगे बढ़ना और खुलकर सवाल पूछना पसंद नहीं करती है और इसीलिए भाजपा के लोग महिलाओं को ऐसे फटकार लगाकर चुप करा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के कार्यालय के बाहर बिहार में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए, यानी नीतीश कुमार जैसे ही राज्यसभा के मेंबर के तौर पर शपथ ले लेते हैं दोस्तों, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सम्राट चौधरी का खेमा है वो इस जुगत में लग जाता है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसीलिए सम्राट चौधरी के जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं दोस्तों, भर भर कर बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। और इसके बाद अचानक से भाजपा कार्यालय से कुछ आदेश आता है और ये सारे बैनर पोस्टर हटवा दिए जाते हैं। जल्दबाजी में मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस बारे में जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं, फिलहाल इतना ही कहना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय हम लोग सामूहिक रूप से लेंगे, सब लोग मिलकर लेंगे। और इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद कुमार अगले सप्ताह अपने कैबिनेट की अंतिम बैठक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ सकते हैं दोस्तों। अब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी के अंदर से लोगों को एक्टिव किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि सबको पता है कि मोदी और शाह उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे जो मोदी और शाह के हिसाब से चलेगा। अब सम्राट चौधरी क्योंकि दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी में नेता बने हैं दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इनको मुख्यमंत्री बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है या यूं कहिए जिनका बीजेपी के नेताओं का जन्म भाजपा में ही होता है और शुरू से ही भाजपा का झंडा ढोते ढोते नेता बनते हैं, उन लोगों को बुरा लगेगा। और इसीलिए क्योंकि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल नेता नहीं है दोस्तों, तो सम्राट चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको पहले तो मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो साफ तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिलेगी। लेकिन अपने हिसाब से सम्राट चौधरी
मोदी के समर्थक भी अपने आंकड़े फिट करने में लगे पड़े हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में बीजेपी किस तरीके के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगी? क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर सम्राट चौधरी पर ही दाव चला जाएगा? इसके लेकर की पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो जाए तो हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। अपडेट ये है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को यानी रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे देवाशीष कुमार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 2021 के एफिडेविट में 12वीं पास है। इसके बाद अब जो एफिडेविट दिया गया उसमें गलत जानकारी दी गई है, ये दावा चल रहा है। एफिडेविट में अलग तरीके के दावे के बाद यानी 2021 में 12वीं पास बता रहे थे, 2026 में एमकॉम और LLB बता रहे हैं, इसीलिए इनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। ये अपडेट मीडिया में चल रही है, देखते हैं औपचारिक तौर पर क्या ये बात सच है। दोस्तों अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो भी खबर से जुड़ी आती रहेगी, पुख्ता अपडेट आएगी। तो साथ हुमायूं कबीर को लेकर सवाल पूछा गया अमित शाह से कि क्या भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर को आगे करके बंगाल का चुनाव लड़ रही है? तो इस पर अमित शाह बयान देते हुए कहते हैं कि हुमायूं कबीर के साथ जाने से बेहतर हम लोग 20 साल और विपक्ष में बैठे रहना पसंद करेंगे। यानी हुमायूं कबीर को लेकर कहते हैं कि हुमायूं कबीर दक्षिण पोल है और हम लोग उत्तर पोल है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कभी मिलान नहीं हो सकता और दोनों एक दूसरे से अलग है। जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 2-3 साल तक बीजेपी में भी रहे थे दोस्तों। ऐसे में 2020 से इनका बीजेपी का रास्ता अलग हुआ है, लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब सवाल ये है दोस्तों कि इतने साल तक तो एक ही साथ है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।